अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एसएस न्यूज़ के प्रोग्राम आवाज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, हमारी ये कोशिश होती है कि आपको शोबे ज़िंदगी के ऐसे ऐसे जो हमारे मसाइल होते हैं आम ज़िंदगी में जो हमें पेश आते हैं, उनके मुतालिक डॉक्टर्स की मुफीद राय जो है ना आप तक पहुंचाई जाए। इसीलिए हमारे पास हर किस्म के जो भी हमारे शोबे होते हैं उनके जो डॉक्टर्स हैं हम उनको अपने प्रोग्राम में इन्वाइट करते हैं। आज भी हम जिस शोबे में आपको जिन डॉक्टर साहब को हमने आज इनवाइट किया है वो ईएनटी के हवाले से जो है ना हम बात करेंगे, यानी नाक कान और गले के हवाले से जो मसाइल होते हैं इनके ऊपर हम बात करेंगे। तो आज हमारे पास डॉक्टर राजा शेख साहब वहाँ पे हमारे मौजूद हैं और हमारे प्रोग्राम में आज उनको इनवाइट किया गया है। तो राजा साहब, आपको हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम एसएस न्यूज़ आवाज़ में। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि ज़्यादातर जो है ना लोगों में ईएनटी के जो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें जो दर्द और ये तकलीफ़ होती है, तो सबसे ज़्यादा जब तक वो डॉक्टर के पास पहुँचे तो वो शदीद एक तकलीफ़ होती है। तो अमूमन आम जो मसाइल हैं ईएनटी के वो कौन कौन से हैं? अमूमन देखें, आप सुना होगा आपने कि बच्चों को अक्सर जो है रात के टाइम पे कान में ज़्यादा दर्द उठ जाता है, और उसके बाद जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें आदत होती है कोई चीज़ उठा के नाक में डाल ली या कोई चीज़ उठा के कान में डाल ली, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है। इसके अलावा कोई बच्चा होता है जिसके कान में पस आ रही हो, पीप बह रही हो, तो उसको हमें टाइम से ट्रीट करना पड़ता है। नहीं तो फिर ये होता है कि वो अक्सर जाके वो पस दिमाग पे जाके अटैक करती है और उसमें फिर दिमाग के मसाइल आ सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी मसले हैं और नाक के हवाले से काफ़ी बीमारियां हैं। हड्डी टेढ़ी हो जाती है, नाक का गोश्त बढ़ जाता है, या अक्सर बड़ों में आपने देखा होगा कि किसी ने फ़िश बोन जो है वो गले में अटका लेते हैं कि हमें मछली का कांटा फंस गया है। दूसरी बात, कोई ज़्यादा ओल्ड एज होते हैं, इंटीरियर से लोग हमारे पास इस वजह से आते हैं कि उन्होंने खाना तो खा लिया, कोई बड़ा निवाला खा लिया, वो गले में अटक गया, तो उसके बाद उनका ना पानी पी सकते हैं वो, ना खाना खा सकते हैं, फिर इस हवाले से हमारे पास आते हैं। बाकी और भी मुख्तलिफ बीमारियां हैं, आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे तो डिस्कस होता जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक नॉर्मल सवाल है, तो कि बच्चा जो नॉर्मली एक छोटा बच्चा होता है जो पैदा होता है, तो हमें कैसे पता चले कि जो है ना वो सुन सकता है या नहीं सुन सकता है? इन चीज़ों में आपके पास कोई इस तरह के कोई है इंस्ट्रूमेंट है जिससे चेक किया जा सके? इस हवाले से ये है हमारे पास कि आप देखें कि नॉर्मली जो जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम एक इसको हम कहते हैं कि क्रूड तरीका, कोई ऐसे समझे कि नॉन प्रोफेशनल तरीका, पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि बच्चा जो है वो अब जब सो रहा है तो कोई आप शोर शराबा करे किसी भी किस्म का, जैसे पानी का गिलास है उससे शोर शराबा कर लिया या जो है अपना ताली बजा ली, तो अगर वो उस शोर शराबे से उस नींद से वो बेदार हो जाता है, रेस्पॉन्स कर दे, तो इसका मतलब ये है कि उसको सही सुनाई दे रहा है। और काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी नींद जो है वो काफ़ी बेहतर होती है जिसकी वजह से वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते अब, लेकिन उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि वो पैदाइशी बहरा है या क्या है, तो उसके लिए फिर मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह होती हैं, वो करवानी होती है। अच्छा, आम तौर पे जो कभी कभी हमने देखा है कि छोटे बच्चे होते हैं वो खेल कूद में कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो गले में जाके अटक जाती है, सांस की नली में अटक जाती है। तो इन चीज़ों में एक रेस्क्यू के टाइम पे वालिदैन को क्या करना चाहिए? और उन चीज़ों मैं आपको मिसाल दूँ, जैसे कॉइन्स होते हैं, वो बच्चा निकल जाता है ना, वो सांस की नली में जाके अटक जाता है, तो उसमें एक सारे वालिदैन परेशान हो जाते हैं। परेशानी के आलम में जब तक वो डॉक्टर तक पहुँचते उसकी जान भी चली जाती है। तो इसमें फौरी तौर पे जो इब्तदाई तौर पे जो है ना वो क्या ऐसे जो है ना वो टिप्स इस्तेमाल करें कि जिसकी वजह से उसको रेस्क्यू किया जा सके ना? देखें, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो ऐसे समझें कि अगर किसी बच्चे ने कोई कॉइन खा लिया है तो वो 99% या ऐसे समझे कि वो आप सांस की नाली में अटकता नहीं है। अच्छा, वो जाता है खाने पीने वाली नलकी में। सही है। अब जब वो खाने पीने वाली नलकी में जाता है तो एक हमारे गले में एक स्ट्रक्चर होता है क्राइकोफेरिंक्स जिसको कहते हैं हम, वहाँ पे जाके ये मोस्टली अटकता है। वो पूरे जीआईटी ट्रैक्ट में जो है सबसे नैरोएस्ट पार्ट होता है। अगर तो वो कॉइन वहाँ से क्रॉस हो गया और कॉइन का साइज़ छोटा है एज़ कम्पेयर टू हमारे गट के डायमीटर के हवाले से, तो वो पास आउट हो जाता है पोटी के ज़रिए। अदरवाइज़ अगर तो ये अटक गया खाने पीने वाली नलकी में तो कोई मसला नहीं है। एक्चुअली पेरेंट्स को ये लगता है कि वो सांस की नाली में अटक गया। अगर तो वो सांस की नाली में अटक गया तो वो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच सकते। अच्छा, हाँ जी, तो ये 90% जो है 99% जो है ये खाने पीने वाली नलकी में अटकता है। अदरवाइज़ फिर वो अगर सांस की नाली में अटक भी जाता है तो वो इतना उसको जो है जगह होती है कि वो सांस ले सके। हाँ, दिक्कत होती है लेकिन वो सांस सही से
ले पाता है, लेकिन थोड़ा बहुत मुश्किल हो उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर चलो ठीक है सांस की नाली तक वो अगर पहुंचा है तो अगर उस कॉइन्स को निकालने के लिए ज़्यादातर वो उंगली वगैरह उसमें अंदर डालते हैं या उसको पानी पिलाते हैं या ऐसी कोई चीज़ें मुंह में डालते हैं, तो ये करनी चाहिए या नहीं करनी? नहीं, उसके लिए तो फिर हॉस्पिटल आपको आना पड़ेगा। वो कॉइन निकलवाने के लिए मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह होती हैं। अगर तो इमरजेंसी बेसिस पे होगा तो हम उसको सेडेट करके और फिर वो गले से ही, मुंह के ज़रिए से ही निकाल सकते हैं। अगर तो ज़्यादा उसको तकलीफ़ हो गई सांस लेने में तो फिर हमारे यहाँ एक टर्म यूज़ होती है, ट्रेकियोस्टोमी हम करते हैं कि सांस की नाली को हमें सांस तो बचाया जाए बच्चे का, कॉइन तो बाद में निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉइन अटकेगा तो ऊपर की जगह पे ही अटकेगा, नीचे वाला ट्रैक तो क्लियर है। तो ट्रेकियोस्टोमी में क्या करते हैं, हम गले में एक सीटी लगा देते हैं, जिसको आम टर्म पे हम सीटी बोलते हैं, वैसे तो हम ट्रेकियोस्टोमी जी, तो वो लगा देते हैं ताकि सांस तो बहाल हो। उसके बाद तो प्रोसीजर करके हमने वो कॉइन निकाल दिया और उसके बाद ट्रेकियोस्टोमी वापस बंद कर देंगे निकाल के। अच्छा, दूसरी बात कि फारिज़ों में भी जैसे ये बड़ों में भी ज़्यादातर हो जाता है, सर्दियाँ जैसे ही आती हैं तो हमारे कान जो है ना वो बंद होना शुरू हो जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम की वजह से बंद होते हैं। तो इनकी क्या वजूहत हो सकती हैं? क्या वो जो हमारा नज़ला है वो पर्दों तक जाता है या किस वजह से जो है ना नज़ला वहाँ पे कैसे इफ़ेक्ट करता है? देखें, मोस्टली ना ये बच्चों में अक्सर अटैक होता है, जैसे एलर्जी के टाइप है, राइनाइटिस हो गया और नज़ला ज़ुकाम हो गया, बच्चों में ये ज़्यादा अफेक्ट होता है। वो एक्चुअली एक कनेक्शन होता है कान का और नाक का आपस में। होता ये है कि वो नॉर्मली तो कनेक्शन बंद होता है, लेकिन हम जब निगलते हैं, कोई भी चीज़ निगलते हैं तो वो कनेक्शन खुलता है और कान की हवा बाहर निकलती है, कान वेंटिलेट होता रहता है। अब रही बात कि जब गला ख़राब हुआ या जब नज़ला हो गया बच्चों को, तो वो कनेक्शन एक तरीके से ब्लॉक हो जाता है, निगलने पे वो खुलता नहीं है। अब वो जो अंदर एयर ट्रैप हो गई है हमारे कान के, अब वो कहाँ निकले, कहाँ वो जाए, तो क्या होता है वो एयर ट्रैप हो के अंदर एक कान में वो दर्द की कैफियत करवाता है ना। मोस्टली तो ये बच्चों में ही अक्सर होता है, जिसकी वजह से रात में पेन बच्चों को ज़्यादा होने लगता है। हाँ, बड़ों को होता है लेकिन बहुत कम। तो लोगों को ये लगता है कि हमें फिर कान के ड्रॉप्स देने चाहिए, कान की ट्रीटमेंट देनी चाहिए, लेकिन फिर वो ईएनटी स्पेशलिस्ट ही उसको डायग्नोस करता है कि वाकई ये कान की मसले की वजह से कान में दर्द हो रहा है या गले और नाक की वजह से कान में ये दर्द जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मेरा आपसे कि जो हम कानों की सफाई, जो ज़्यादातर लोग हमने देखा है कि कहीं पे बैठे होते हैं, जो भी चीज़ हाथ में आई वो कान में डाल दी और उससे सफाई कर ली, ठीक है ना, या एयरबड्स होते हैं वो उसके ज़रिए भी वो सफाई करते हैं। कौन सा ऐसा एक अच्छा तरीका आप हमारे नाज़रीन को बता दें जिसकी वजह से वो घर बैठे थोड़ी बहुत, जो हमें अपने कानों की सफाई तो रखनी चाहिए, तो किस तरह से कर सकते हैं और बड़ों में कैसे कर सकते हैं, बच्चों में कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो कान की सफाई है ना, ये जो है ना, हम कुदरत को छेड़ रहे हैं। कुदरत ने जैसे हमारे मुंह के अंदर लुआब रखा हुआ है, वो खुद ब खुद मुंह की सफाई करता है। देखिए, हम काफ़ी मर्तबा ऐसा होता है हम ब्रश भी नहीं करते लेकिन हमारे दांत साफ होते हैं या मुंह साफ रहता है। छोटे बच्चों की मिसाल ले लें, जब तक वो ब्रश करते हैं तब तक उनकी साफ। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से अब वो क्या है कि कान में भी यही एक मैकेनिज्म है जो कुदरत ने वैक्स के तौर पे रखा हुआ है। अब वैक्स में होता क्या है कि उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो पेट्रोल की तरह उड़ जाता है और नया बनता है, क्योंकि वो जो अंदर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का म्यूकोसा है उसको साफ करने के लिए ये कुदरत ने वैक्स रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, बार बार उसकी सफाई करते हैं। तो सफाई में क्या होता है, उसकी उड़ने वाली प्रॉपर्टीज़ जो है वो उड़ जाती हैं और बचता क्या है पीछे, जिसको हम कह सकते हैं भूसी वाला आटा, जो भूसी होती है ना, उस तरीके का बच जाता है। तो वो फिर क्या होता है, जमा होने लग जाता है। तो बेहतर ये है कि सफाई आप करें ही ना, उसको कुदरत पे छोड़ दें। अब हम क्या करते हैं, सफाई करने से कुदरत को छेड़ रहे हैं, जब भी वो जमना शुरू होता जाए। फिर वो मुख्तलिफ दवाइयाँ देते हैं ताकि सफाई हो, फिर वो डॉक्टर्स के पास के कान में दर्द हो रहा है और ये वैक्स आप साफ करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा एक प्रॉब्लम होता है जो रेशेस जो है ना अंदर कानों के अंदर वो हो जाती हैं, तो इनकी क्या वजूहत हैं? देखिए, मोस्टली बड़ों में रेशेस होते हैं, ये जो मैंने बताया आपको कि मोस्टली स्क्रैचेस करते हैं। अब वो कोई कांटा उठा लिया या कोई माचिस की तीली उठा ली या चाबी से वो स्क्रैच कर देते हैं। अब ये अक्सर तो है सही हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है जब ये हम सफाई करते हैं तो इसमें स्क्रैचेस लग जाते हैं कान में। अब जब स्क्रैच लग गए, उसके ऊपर क्या हुआ, आपने और सोने पे सुहागा पानी से साफ कर दिया या नहाने चले गए, बेएहतियाती हो गई, वो अंदर जख्म पे पानी ठहरता रहा और पानी जगह जब जख्म पे, तो जख्म कभी भी नहीं भरेगा। दूसरा ये है कि आपने सुना होगा कि जिन पेशेंट्स को या जिन लोगों को
डायबिटीज़ होता है तो उनका ज़ख्म कम भरता है। हाँ बिल्कुल। तो क्या हुआ, जब ज़ख्म हो गया, अब उनको डायबिटीज़ भी है तो वो ज़ख्म भरेगा ही नहीं, तो फिर ये इन्फेक्शन और ये रेशेस वगैरह या कान में से रेशा आना फिर ये चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मैं आपको बताऊं कि हमारे जो आम तौर पे देहातों में मैंने ख़ास तौर पे देखा है, और एक तो वीडियोस भी वो नेट पे वायरल हुई थी कि कुछ यानी लोग हैं वो कान में एक पेन की तरह कोई इंस्ट्रूमेंट होता है वो डाल के वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से कानों से कीड़े निकाल रहे हैं ना, वो बाहर निकाल रहे हैं। तो ये एक अमल करवाते हैं, उसे कहते हैं, उसके बाद वो वो कान के अंदर वो दिखा रहे होते हैं कि कीड़े निकल रहे हैं। तो ये क्या वाकई हकीकत है और ये चीज़ें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? जी हाँ, वाकई ये हकीकत तो है, कान में कीड़े हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बेराड़ी में बेचारे लोगों को इतना जो है इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। अक्सर बच्चों के कान बहते रहते हैं, तो जब बहते हैं तो हमें फिर बहते वक्त भी एहतियात करनी चाहिए कि उस पर मक्खी ना बैठे, क्योंकि हमेशा मक्खी जो है कचरे पे अट्रैक्ट होती है, बदबू पे अट्रैक्ट होती है। तो होता क्या है, अगर एक दो मरतबा आके मक्खी बैठ गई तो वो उसने तो बच्चे देने हैं वहाँ पे, वो फिर अंडे दे के फिर बच्चे बनते हैं, वो कान में कीड़े पड़ जाते हैं। अच्छा। तो इसमें ये है कि बजाय निकालते तो हैं, लेकिन किसी अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर के पास आप जाएं तो सही से वो उसका इलाज तो कर सके, वरना ये कीड़े अंदर पूरा अंदर बॉडी को और जो है बोन को खा खा के दिमाग तक पहुंच जाते हैं ये कीड़े। अच्छा डॉक्टर साहब, और एक मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि चलो ठीक है, कान के जो लेयर्स होते हैं ना, लोगों को इतना पता नहीं होता है, कभी कभी वो स्ट्रिक्स वगैरह वो ऐसे कान में डाल देते हैं या ये चीज़ें करते हैं। तो आप मुझे स्ट्रक्चर कान का थोड़ा बताइए कि वो कितने लेयर्स होते हैं और पर्दा हमारा कितना अंदर होता है। अगर पर्दे को इफेक्ट हो जाता है तो वो आमतौर पे लोगों को कैसे पता चलता है, या अगर पर्दे के अंदर कोई सुराख वगैरह हो जाता है या पर्दे के अंदर वो फट जाता है तो ज़ाहिर बात है दर्द और उसकी तो कैफियत उसको होगी, मगर उनमें एहतियात कौन सा करना चाहिए? क्या वो जो पर्दा अगर फट भी जाता है तो उसका फिर इलाज होता है नहीं होता है, क्या चीज़ें होती हैं इसमें? अच्छा, होता बेसिकली ये है, स्ट्रक्चर से आप नोट करेंगे तो कान के वैसे 3 हिस्से होते हैं। अच्छा। एक बाहर वाला हिस्सा, सही है। एक बीच वाला हिस्सा और दूसरा अंदर वाला हिस्सा। बाहर वाले हिस्से का क्या काम है कि हम जैसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ या सामने हमारे कैमरा के पीछे जो बंदे खड़े हैं मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो वो ये नोटिस करेगा बाहर वाला हिस्सा कि साउंड कहाँ से आ रहा है। स्ट्रक्चर ही हमारा बाहर का कुदरत की तरफ से ऐसा बना हुआ है कि वो कैच करेगा और उसको एक जगह पे लाके अंदर साउंड को प्रोवाइड करेगा कि अंदर वो पर्दे तक पहुंचा सके। अब पर्दा जो है एक बीच में कनेक्शन है बाहर वाले कान का और बीच वाले कान का। जैसे ही वो पर्दे पे अफेक्ट करेगा साउंड, तो फिर वो बीच वाले पर्दे पे, जैसे मैंने बताया कि कान के अंदर एयर होती है नॉर्मली, और कुछ छोटे छोटे जिस्म के सबसे छोटे बोन्स कान के अंदर होते हैं, वो बीच वाले कान के अंदर होते हैं। अब क्या होता है, जैसे मैंने बताया था इससे पहले भी कि वो कनेक्शन जो होता है वो कान का नाक के थ्रू और गले के थ्रू होता है, वो इस बीच वाले कान से ही जाके अटैच होता है। अब उसमें एयर भरी हुई होती है, वो एयर और साउंड मिलके और बोन्स के तरीके से, जैसे गाड़ी का हम एक्सीलेटर और क्लच होता है उस तरीके से वो काम करते हैं। वो जाके एक सेंसरी न्यूरॉन पे जाके कान के अंदर वाली साइड, जो बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा है कान का, उस पे जाके अफेक्ट करता है। फिर वो जाके नर्व्स के थ्रू ब्रेन पे सिग्नल देता है कि क्या आवाज़ हमें सुनाई दी है। तो इस तरीके से कान के 3 हिस्से हैं, एक अंदर वाला नर्व वाला हिस्सा, बीच वाला जिसमें एयर और बोन्स वगैरह है, और एक बाहर वाला हिस्सा जो साउंड को कंडक्ट करके अंदर पर्दे तक पहुंचा रहा है। अब रही दूसरी बात कि आपने कहा कि पर्दे के अंदर सुराख हो जाए तो क्या करना चाहिए। देखें, कान में से अमूमन जब भी जो है पानी आने लगे तो मोस्टली ये कान पर पर्दा फटने की वजह से भी आता है पानी। अब जब पर्दा फट गया, पानी आ गया, तो हमें अब क्या करना है, कान को ड्राई रखना है। क्योंकि अगर तो उस पर्दे पे मतलब सुराख हो गया तो मतलब जख्म हो गया। अब पानी अंदर जाएगा तो वही मैंने जैसे पहले बताया, जख्म भरेगा नहीं, तो भरेगा नहीं तो ये क्या होता है, अगर तो ये पर्दे में सुराख इतना छोटा है तो वो आपस में खुद ही जुड़ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता कुदरती तौर पे एज के मुताबिक। जो ज़्यादा एज वाले हैं उनका नहीं जुड़ेगा। हाँ, अगर ज़्यादा बड़ा हो गया पर्दा, वो आपस में इतना नहीं जुड़ सकता, फिर उसके लिए ऑपरेट है, उसको हम फिर टेम्पेनोप्लास्टी और मारेंजोप्लास्टी कहते हैं। अच्छा, उससे फिर वो जुड़ जाते हैं और यहाँ इन चीज़ों के ना। अच्छा, दूसरी बात डॉक्टर साहब, जो हमारे पास अमूमन देहातों में इस्तेमाल किए जाते हैं देसी टोटके,
जो है ना लहसुन जो है ना वो उसके ज़रिए इलाज कान का किया जाता है, जैतून के तेल के ज़रिए किया जाता है, सरसों का तेल डाला जाता है नाक में, कानों में। तो ये इन चीज़ों का क्या आप समझ सकते हैं कि मेडिकली जो है ना उनसे ज़्यादा कान को नुकसान होता है, क्या चीज़ें होती हैं? देखें, बिल्कुल अब जो है देसी टोटके बड़ों का कह सकते हैं, उनको हम गलत तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन अभी तो इतना एडवांस दौर आ गया है कि उस वक्त इतनी मेडिसिन नहीं आई हुई थी तो ये होते थे। लेकिन अब जब मेडिसिन अवेलेबल हैं तो बंदा उसका फ़ायदा ले बजाय इसके। लेकिन जहाँ तक मैंने ट्रेनिंग की है और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी ये अदरक लहसुन और प्याज वाले बात आई है तो कान मैंने ख़राब ही देखा है, कोई सही होते नहीं देखा है। सही नहीं, बिल्कुल इस तरह के जो है ना वो ज़्यादातर अमूमन जो देहातों में लोग होते हैं उनके अंदर हमने देखा है कि वो कानों के अंदर इस तरह के होता है। अच्छा, दूसरी बात कि आमतौर पे हमारे पास भी यही होता है कि जैसे सर दर्द होता है तो बंदे क्या कहते हैं मेडिकल स्टोर पे गए, पेनाडोल खा ली। तो यहाँ पे भी देखा गया है कि अगर कान में तकलीफ हुई मेडिकल स्टोर वाले के पास जाते हैं, वहाँ से कोई ड्रॉप्स वगैरह लेके वो कान में डाल देते हैं और पता ही चलता है कि उससे और ज़्यादा कान ख़राब हो गया। तो इन चीज़ों के अंदर जो है ना आप क्या एक सजेशन करेंगे अगर किसी को एक इमीडिएटली अगर कोई दर्द पड़ गया है तो वो कैसे उस चीज़ का जो है ना वो कैसे पता चले कि भाई डॉक्टर के पास जब तक वो जाए करे तो ऐसा कौन सा ड्रॉप्स है जो इंसान के लिए नुकसानदेह ना हो मगर उससे रिलीफ मिल जाए? कोई इस तरह के ड्रॉप्स हैं? सबसे पहले तो आपने ये बात की कि सर में जो दर्द हो जाता है। अब सर में दर्द जो है ना 3-4 किस्म का होता है और भी ज़्यादा कह सकते हैं। पहले तो हमें ये नोट करना है कि दर्द जो है वजह किस हो रहा है। बिल्कुल, हाँ। तो उसकी मेडिसिन दी जाए बजाय इसके कि हमने कोई और मेडिसिन जो आमतौर पर मेडिकल में लोगों ने टॉफी बना ली है, पेनाडोल को जाके खा ली। तो उसमें यह है कि सबसे पहले देखा जाए कि बंदे की नींद पूरी है, कोई टेंशन तो नहीं है, क्योंकि आजकल के जो है उस हवाले से कोई टेंशन वगैरह नहीं है, नींद पूरी है। दूसरा, नज़र तो कमज़ोर नहीं है मेरी तरह, तो फिर जैसे अगर चश्मा नहीं पहनता है बंदा, नज़र कमज़ोर है तो दर्द उस वजह से हो सकता है। दूसरा ये है कि नाक तो बंद नहीं है, ठीक है, कोई मिग्रेन होता है लोगों को, तो फिर हमें बजाय वो मेडिसिन स्टार्ट करने के प्रॉपर डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि जिस वजह से हो रहा है वो वजह ख़त्म की जाए, क्योंकि एक दिन वो टेबलेट खा ली, उसके 6-8 घंटे के बाद दोबारा वो जो है अपना दर्द उठ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है मेरा कि लोग ज़्यादातर जैसे नहाते हैं या स्विमिंग पूल में जाते हैं, कानों में पानी जो है ना वो चला जाता है, तो उस चीज़ को कैसे निकाला जाए और उसका कोई ऐसा तरीका बता दें ताकि जो है ना वो प्रॉपर पानी भी निकल जाए और लोगों को जो है ना उन चीज़ों से रिलीफ मिल जाए। ज़्यादातर स्विमिंग करते हुए जो है ना कानों में पानी चला जाता है। तो अच्छा, एक्चुअली होना तो ये चाहिए कि एक दवाई आती है, उसका मैं नाम यहाँ पे नहीं लूँगा वरना एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। वो आती है, एक दवाई लेके वो आप स्विमिंग पूल में जा सकते हैं। तो इस स्विमिंग पूल में जाने से जो कान का इन्फेक्शन होता है उससे बचाव कर सकते हैं हम। लेकिन अब प्रिकॉशंस लेने के लिए फिर ये एक ईयर प्लग्स मिलते हैं, जैसे वो वूफर वाले हेडफोन्स होते हैं उसकी तरह, वो आप कान में लगा के फिर जाके स्विमिंग कर सकते हैं। अदरवाइज एक देसी टोटका ये है कि आप अगर बेएहतियाती के तौर पे आप चले भी गए स्विमिंग पूल में बिना ईयर प्लग्स लगा के, अब कान में पानी चला गया तो क्या करना चाहिए? उसके लिए थोड़ी देर जिस साइड कान में पानी गया है थोड़ा सा उस साइड कन्वर्ट करके लेट जाए 5-10 मिनट के लिए, तो वो पानी आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लग जाएगा। अच्छा, ऑटोमेटिकली यानी सिस्टम रखा हुआ है, कुदरती सिस्टम रखा हुआ है। वरना थोड़ी देर के लिए आप वहाँ पे कॉटन भी रख सकते हैं, तो वो कॉटन बस कॉटन रख दें, अंदर आप नहीं उसको करें कॉटन को, वरना तो फिर वो निकालने के लिए आपको फिर किसी की ज़रूरत होगी या डॉक्टर वगैरह की, तो कान के ऊपर वो कॉटन हल्का सा रख देंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता सोख करती रहेगी। अच्छा, एक और अक्सर सवाल था कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हमें क्या उनके जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी हो गया, जब तक वो 1 साल का हो तो तब तक हमें जो है ना ज़्यादातर हम देखते हैं कभी उसकी नाक बंद हो जाती है ना, तो उसको वॉश भी करवाते हैं हॉस्पिटल में, हमने देखा है। तो इसी तरह कानों की भी एक यानी वो नेचुरली जैसे आप कहते हैं वो ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाएंगे या उनकी सफाई के लिए भी माँ को कुछ करना चाहिए? नहीं, बच्चों में देखें ना अक्सर जो है ये कान का मसला जो है नाक की वजह से होता है, कान का अपना मसला नहीं होता। अब वो क्यों मसला ये कान की वजह से नहीं होता है, मैं आपको ये तरीका बताऊं। अक्सर माएँ जो क्या करती हैं, बच्चे को बिल्कुल सीधा लेटा के दूध पिलाती हैं, कुछ भी उनको फीड करवाना हो बिल्कुल सीधा लेटाते हैं। हमें क्या करना है कि बच्चे को हमेशा 45 डिग्री के ऊपर उठा दें। अब 45 डिग्री तो स्केल तो हमारे पास घर पे होगा नहीं बार बार के 45 डिग्री कैसे, तो इसका एक ये आसान तरीका है कि जो तकिया है वो कंधे से लेके सर तक आप रखेंगे तो बच्चे का अगला धड़ जो है वो थोड़ा सा उठ जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। फिर आप बच्चे को सही से फीड करवाएं अच्छे तरीके से, तो क्या होगा कि एक्चुअली जब आप सीधा लिटा के दूध पिलाते हैं तो वो कान के अंदर वाली तरफ से
वो दूध जो है जो फीड करवाया था वो जाके अंदर स्टक हो जाता है। थोड़ा बहुत पेट में तो जाता है लेकिन वहाँ पे स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से ये कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जब ऑलरेडी बच्चे को थोड़ा सा उठा के दूध पिलाएंगे तो उसमें ये है कि वो पूरा दूध जो है नीचे पेट की तरफ जाएगा, कान पे नहीं स्टक होगा। दूसरी बात ये कि बच्चे को अक्सर नाक बंद होती है, तो आप उसका एहतियात ये करें कि ज़्यादा ठंड में या जैसे आप बच्चे को वॉश करवा के आ गए तो पंखे के नीचे ना रखें। अब कुछ लोग हैं वो एसी डायरेक्ट बच्चे के नीचे लगा देते हैं, तो उसमें ये एसी के नीचे सुला देते हैं। तो उसमें ये है कि आप उसके सर को थोड़ा सा ढक दें या थोड़ा सा साइड में करते, बिल्कुल हवा के नीचे नहीं रखें, तो फिर जो है ये काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा, नाक का इतना मसला नहीं होगा बच्चे को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे काफ़ी मुफीद हमें मालूमात मिली नाक, कान और गले के हिसाब से। और नाज़रीन, हाँ, इसी के साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ और आइंदा किसी और प्रोग्राम के साथ और किसी टॉपिक के ऊपर हमारे किसी और गेस्ट के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।